जयपुर में चल रही वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान 21 जनवरी को सिंधी कैंप स्थित होटल आर्को पैलेस में शहर के मौजूद लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसको वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SQR इलियास और अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। हम और आप अगर अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि सियासत में जो लोग होते हैं वो तो क्रिमिनल होते हैं, करप्ट होते हैं, अवसरवादी होते हैं, कम्युनल होते हैं, ये तो गंदा तत्व है। हमारा काम सिर्फ ये है कि इलेक्शन का जब समय आए, वक्त आए, उस वक्त जाकर वोट करना। देखिए, हम डेमोक्रेसी की ये तारीफ करते रहे हैं अब तक के, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती। उस पॉलिटिकल पार्टी को हम पहुंचाते हैं, पार्लियामेंट में, असेंबली से हम पहुंचाते हैं। हमारे वोटों की वो रहीने मिन्नत होती है, लेकिन वो ऐसा होता है कि जब वो हमसे वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ के वोट लेते हैं, लेकिन जब पावर में पहुंच जाते हैं तो वो डिक्टेट करते हैं। वो आपके साथ बात करने के रवाजा डालते हैं। जिस किस्म की डेमोक्रेसी की बात कही जाती है, इनक्लूसिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, के उसका तकाजा ये है कि हुकूमत के जितने फैसले हों, मरकजी हुकूमत के, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसमें अवाम का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बिलखुसूस उन लोगों का जिनसे मुताल्लिक फैसले किए जाते हैं। आप जानते हैं कि जब हमारे मुल्क में आइडियल डेमोक्रेसी की तरफ हमने सफर किया था, तो पार्लियामेंट में जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे किसानों से मुताल्लिक मामला हो, चाहे मजदूरों से मुताल्लिक मामला हो, तो जो स्टेक होल्डर्स थे जिनको वो पॉलिसियां हिट कर रही है या जिनके लिए बनाई जा रही है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। उनके सामने वो इश्यूज रखे जाते थे कि ये इश्यूज हैं, और उनके सजेशंस दिए जाते थे, और उन सजेशन पे एक कमेटी बैठती थी, उसको उन सजेशन के बुनियाद पे एक ड्राफ्ट फॉर्मुलेट किया जाता था, फिर पार्लियामेंट में आता था। पार्लियामेंट में लंबी बहस होती, और अगर वो बहस इनकम्प्लीट रही तो फिर स्टैंडिंग कमेटी और राज्यसभा का इशू है तो सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाता। फिर उसके बाद वो सिलेक्ट कमेटी उसमें जो सवालात खड़े हुए हैं उनको सामने रखकर रीड्राफ्ट करती थी, फिर पार्लियामेंट में आता था, फिर बहस होती थी और फिर पास। आज क्या हो रहा है? आज बड़े बड़े कानून बन रहे हैं पार्लियामेंट में। इसमें आप गौर कीजिए, डेमोक्रेसी किस तरह ऑटोक्रेसी में तब्दील होती जा रही है। बड़े बड़े कानून बन रहे हैं। आज पेश हुआ, अपनी मेजॉरिटी के बुनियाद पे एक पर्टिकुलर पार्टी आज रूल कर रही है, उसके पास इतनी मेजॉरिटी है लोकसभा में कि वो बगैर कोई बहस कराए सुबह पेश किया, 2-3 घंटे के अंदर वॉइस वोट से मंजूर कर दिया। सीए का कानून कैसे मंजूर हुआ, जिसके खिलाफ शाहीन बाग की तहरीक चली थी? सीए कानून कैसे मंजूर हुआ? कोई पार्लियामेंट को यह अधिकार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर कानून बनाए, कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून बनाया। सीए का कानून की जो मुखालिफत की गई वो इस वजह से नहीं की गई कि उससे मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। वो कानून डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, खास तबके को उससे बाहर है। किसानों से मुताल्लिक कानून पास हुए। हमारे आप देश की 70% पॉपुलेशन गांव और देहात में रहती है, और उनका बड़ा काम जो है वो खेती बाड़ी। आप उनसे मुताल्लिक 3 बड़े अहम बिल पास करते हैं पार्लियामेंट में, उनसे कोई बात ही नहीं किया।
उनसे कोई मशवरा ही नहीं आता। किसानों की बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे मुल्क में मौजूद थी, हर स्टेट में, सेंट्रल लेवल पे, उनसे कोई बात नहीं की। कानून मंजूर कर लिए गए। किसानों ने 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर को सील किया, हरियाणा, पंजाब, यूपी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आए। कई लोग सर्दी, गर्मी, बारिश में मौसम का शिकार होकर मर गए। सरकार का काम तो जू नहीं रही। जब सरकार ने देखा कि नहीं ये बात मान नहीं रहे, तब जाके वो कानून वापस लिए गए। लेकिन जो वादे किए गए थे कि एमएसपी को हम तय करेंगे, वो वादे पूरे नहीं किए गए, उनके साथ धोखा। एक रियासत जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान की आजादी के वक्त में पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को मंजूर किया। उस रियासत को एक विशेष दर्जा दिया गया ताकि वो, आपके इल्म में है, मैं उसमें तफसील में जाना चाहता हूं, ऐसी स्टेट जहां पर कोई ना कोई राजा, महाराजा या इस तरह के लोग गवर्न कर रहे थे, उनको शामिल करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन निकाले गए। आर्टिकल 370 सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है। आर्टिकल 371 में नॉर्थ ईस्ट की कई रियासतों को शामिल किया गया, उनको भी वही विशेष अधिकार दिए गए जो कश्मीर के लोगों को। लेकिन ये गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को सिर्फ एब्रोगेट नहीं किया, खाली पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को आप वापस ले रहे हैं, तो एब्रोगेट नहीं किया, बल्कि उस रियासत को बाइफरकेट भी कर दिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। लद्दाख को अलग कर दिया और फिर जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमारे देश का ये पहला मुनफरिद वाकया है कि हमारे देश में अब तक के यूनियन टेरिटरीज जो होती थी वो स्टेट में तब्दील हुई। उत्तराखंड और भी गोवा, कई ऐसी स्टेट है जो पहले यूनियन टेरिटरी थी, बाद में स्टेट बन गई। लेकिन ये पहला वाकया है कि एक स्टेट को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। मजदूरों से मुतालिक 3 कोड बनाए गए और उसमें हमारे मजदूरों को, लेबर क्लास को जो अधिकार थे इस देश में, वो अधिकार से छीन लिया गया। आप जानते हैं ट्रेड यूनियन हमारे यहाँ एक कल्चर है मजदूरों की आवाज सुनने का, लेकिन आज ट्रेड यूनियन की हालत क्या है वो आप जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सिचुएशन, जो चेंज आ रहा है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो फिर कोई डिबेट की जरूरत नहीं है, कोई डिस्कशन की। पार्लियामेंट किस लिए होती है, असेंबलियां किस लिए होती है, किस लिए हम अपने नुमाइंदे भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में हमारा पक्ष वहां जाता है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक पार्टी के वित्त के बुनियाद पर फैसले करने लगेंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। और जहां आपके पास मेजॉरिटी नहीं है राज्यसभा में, वहां आप स्टेट की रीजनल पार्टियों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, कहीं धोखा देकर, कहीं दबाव डालकर, कहीं उनके जो हिस्सा होता है उसको रोककर उनको कहते हैं इस बिल को आपको या तो एक्सटेंड कीजिए या इसको मंजूर कीजिए। तो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिस तेजी के साथ में ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है, जिस तेजी के साथ में सिर्फ चंद लोग जो हम भेजते हैं पार्लियामेंट में, वो लोग हमारी किस्मत के साथ खिलवाड़ करना शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसे हमें समझने की जरूरत है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि मैं ये बात कह रहा हूं कि जो रूलिंग पार्टी है वो इस तरह की हरकतें कर रही है, यानी बीजेपी को हम कह रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, अभी रविशंकर त्रिपाठी जी ने कांग्रेस के बारे में एक बात कही आपने, वो बात बिल्कुल सही है कि अगर हिंदुत्व से काम चलता है तो बीजेपी अगर हार्ड हिंदुत्व काम करेगी तो हम सॉफ्ट हिंदुत्व काम करेंगे। तो फिर ये संविधान के अंदर सेकुलरिज्म के लफ्ज की क्या जरूरत है, हटा दीजिए इसको वहां से। आप सेकुलर पार्टी का लेबल क्यों लगाते हैं? ये जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं उसमें भूमि पूजन से क्यों शुरुआत होती है?
ये गलत बात है। सेकुलर मुल्क में अंदर में कोई धर्म के बुनियाद पर कोई गवर्नमेंट के प्रोग्राम को नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर बीजेपी सत्ता में मौजूद है तो उसमें ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी, मुझे कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है, इसका भी योगदान है। आज बीजेपी को आपने, आरएसएस को आपने बैन किया 2 बार, फिर आदमी ने उनसे समझौता करके उनके बैन को हटाया। आरएसएस के मुद्दों को आपने ही बढ़ाया, आपने ही आरएसएस का टेरर पैदा करके लोगों के वोट हासिल किए, और आज उसको लियाकर एक छोटे से ग्रुप को लियाकर एक बड़ा कवि हेकल देव बना हमारे सर बिठा। ये जो सिचुएशन है, इसके बारे में मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि सियासत को हम लोग जिस तरह लेते हैं, पॉलिटिक्स को गैर संजीदा तौर पर, ये छोड़ दीजिए। देश में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए जहां पार्टियां जिम्मेदार हैं वहां हम और आप सब जिम्मेदार हैं। इसलिए कि जब वक्त आता है हुकूमत बदलने का, उस वक्त हम मुख्तलिफ रीजन से, मुख्तलिफ वजूहात के बिना अपना वोट देंगे। तो एक तो पहलू यह है जो मुझे अब सामने रखना है। दूसरी बात मुझे कहना है आपसे कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था तो पाकिस्तान बना था, बदकिस्मती से हमारा मुल्क 2 हिस्सों में बढ़ गया। लेकिन जब ये मुल्क बन रहा था तो उस वक्त के जितने बुद्धिजीवी लोग थे, जितने सोचने समझने वाले लोग थे, यहां डायरेक्ट मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी की थी। उन्होंने इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। उन्होंने ये कहा कि ये इस देश में डाइवर्सिटीज है, कल्चरल डाइवर्सिटीज है, रिलीजियस डाइवर्सिटीज है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज है, ये इस देश की विशेषता है, इसको बाकी धर्म। और ये कहा कि इस मुल्क में किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जात का आदमी हो, किसी भी लैंग्वेज का बोलने वाला हो, वो बराबर का सिटीजन है, बराबर का शहरी है। वो भी इस देश की आजादी में उसका भी बराबर का कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे देश के लोगों ने इसके लिए ये तय किया कि ये एक सेकुलर देश होगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं। स्टेट, हमारा देश का सेकुलरिज्म जो है वो वेस्ट का सेकुलरिज्म नहीं है। हमने ये बात कही कि लेकिन यहाँ जितने धार्मिक लोग हैं, जितने धर्म हैं, उन तमाम धर्म के मानने वालों को बराबर के अधिकार हों अपने धर्म की पर कायम रहने का, अपनी तहजीब पर और कल्चर पर बाकी रहने का, अपने आइडेंटिटी को असर्ट करने का इक्वल राइट है। कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर में अपनी बढ़तरी नहीं जताएगा, तमाम लोग बराबर हैं। आज हमारे देश में ये जो अभी चंद दिन पहले भागवत साहब ने जो तकरीर, जो इंटरव्यू दिया है ऑर्गेनाइजर का, आप उसको उठाकर देखिए, क्या टोन में बात की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आप डिक्टेट करना चाहते हैं। आपकी क्या पोजीशन है? आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी होल्ड नहीं करते, आप कोई गवर्नमेंट की पोजीशन पे नहीं है, आप कोई हिंदुओं के मुश्तरक का रहनुमा नहीं है, लेकिन आप मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, दूसरे को सबक दे रहे हैं कि आप अपनी सुप्रीमेसी की बात करना छोड़ दें। आप ये बताइए, ये एक फियर साइकोसिस हमारे देश के अंदर यहाँ की हिंदू कम्युनिटी में पैदा किया जा रहा है कि 2050 तक के मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि वो हिंदू आबादी से सरपास कर जाएगी और उनकी हुकूमत। बिल्कुल थ्योरेटिकल बात, बिल्कुल गलत बात। और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बिल लाने की बात की जा रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल को मैनेज, यानी आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है वो देश के लिए खतरा है। फिर आप ये कहते हैं कि मुसलमान अपनी सुप्रीमेसी, वो देश इस देश में रह सकते हैं। Who are you to decide this? This has been already decided.
देश में रह सकते हैं, आपसे इजाजत की जरूरत नहीं है हमको। वी आर इक्वल सिटीजन, कि आप इस देश में रह सकते हैं, अपने धर्म पर अमल भी करना चाहते हैं, और अगर अपने पिछले धर्म पर वापस जाना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास गुंजाइश है, लेकिन सुप्रीमेसी छोड़ दीजिए। सवाल ही पैदा होता है कि 1947 से आज तक, मैं पिछली बात नहीं कर रहा, इसलिए कि तारीख में, माजी के हवाले देके बात करने की जरूरत नहीं है, हम इस वक्त हाल की बात करते हैं, मुस्तकबिल की बात। तो मुसलमान कौन है? मैं जानना चाहता हूँ, कौन मुसलमान इस मुल्क में ऐसा है जो अपनी सुप्रीमेसी की बात करता है, बर्तरी की बात करता है, हम दूसरों से बड़े हैं। हमने तो ये बात कही कि इस मुल्क का हर आदमी बराबर है, बराबर का शहरी है, इक्वल सिटीजन है, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है, कोई अछूत और कोई ऊंचे दर्जे का आदमी नहीं है, सब बराबर है। यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है वो ये जानते हैं, कोई सुप्रीमेसी बात नहीं करता, लेकिन यहाँ की हिंदू कम्युनिटी को एक मैसेज दे रहे हैं कि मुसलमान जो है ना, उसको जोम है, हमने इतने साल हुकूमत किया, फला किया, मुसलमानों को ठीक करता है। ये जो रवैया है देश को डिवाइड करने का, हिंदू मुस्लिम के अंदर, हमने जो संविधान बनाया था, हमने कहा सब बराबर है, अपनी अपनी आइडेंटिटी साथ में सब लोग रहेंगे। हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया था कि पूरे देश में एक लैंग्वेज चलेगी, पूरे देश में एक मजहब चलेगा, पूरे देश में सिर्फ एक जात होगी, ऐसा नहीं हुआ। सबको बराबर का अधिकार दिया। तो ये जो सिचुएशन पैदा की जा रही है पिछले चंद सालों से, कि आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह नफरत का माहौल खड़ा किया जा रहा है। आप ये कहते हैं, उस संविधान का शपथ लेकर आप पार्लियामेंट में आते हैं जिसमें कहा गया हमारे प्रियम्बल में एक बड़ी हमारी जो कदर है, वैल्यू है, वो फेटर्निटी है। यानी इस देश के, हम ये बात दुनिया में कहते रहते हैं, ये हमारा मुल्क अजीब व गरीब मुल्क है, इसमें इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी कास्ट है, इसके बावजूद भी एक यूनाइटेड कंट्री है। लेकिन इसको जोड़ने के लिए जो बुनियादी चीज हमने तय की थी वो फेटर्निटी थी, भाईचारा। ये हमारी प्रियम्बल की एक बड़ी विशेषता। आज ये भाईचारे को खत्म कर, ये दूसरा मसला है जो हमारे देश में पैदा हुआ है। और ये जो हमारी पार्टियों ने ये तय कर रखा है कि वोट लेने के लिए कभी किसी समुदाय को लालच दिया जाए, कभी समुदाय का डर बिठाया जाए, ये समाज को तोड़ने की बात। हम ये समझते हैं कि सियासी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी एक विजन के साथ, डेवलपमेंट के एक मॉडल के साथ आती है कि हम आएंगे, हम इस देश को एक बड़ा अच्छा पूर्ण देश। मैं ये बात कहना चाहता हूं, हम और आप, हमें फख्र है कि हमें हिंदुस्तान की शहरी। ये मुल्क कई एतबार से बहुत सारी चीजों में मुनफरिद है। हमारे पास ये इतना बड़ा मुल्क है, इसमें इतने सारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन के बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। ह्यूमन जो पॉपुलेशन है, जिसका डर बिठाया जा रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, हालांकि स्टैटिस्टिक ये बता रहे हैं, इदाद शुमार ये बताते हैं कि हर कम्युनिटी में ये ग्रोथ रेट जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन ये तासुब देने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बढ़ रही है आबादी। आपके इल्म में बात होनी चाहिए कि आज 21वीं सदी के अंदर, 20वीं सदी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की बात है, यानी जो इंसानी चीज है वो मटेरियल रिसोर्स की बात आप तक की जाती है। तो इसी तरह से देखते हैं कि माइनॉरिटी के जो स्कीम्स आए थे, जो संचार कमेटी ने रेकमेंड किया कि मुस्लिम कम्युनिटी एज वेल एज मेनी अदर कम्युनिटीज जो है वो डिप्राइव है, इनको स्पेशल प्रोविजंस मिलने चाहिए। तो वी हैड दिस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आज़ाद का फेलोशिप स्कीम, ये सारी जो वेलफेयर स्कीम्स थे, दे वर वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स। इससे बहुत बच्चों को एजुकेशन, आला एजुकेशन हासिल करने में मदद होती थी। इसको एकदम ख़त्म कर देना इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। ये सारी बातें बताते हैं कि वी आर ट्राइंग टू एक्सक्लूड मुस्लिम्स फ्रॉम एजुकेशन ऑल्सो। साथ साथ
जो राइट टू लाइफ है वो इट्स नॉट जस्ट आर्टिकल 21 का जो राइट है, इट्स नॉट जस्ट सिर्फ जीने का के लिए नहीं है, ये इसे डिग्निटी के साथ जीने की ज़रूरत है। डिग्निटी तो बेसिक जो एम्यूनिटीज होते हैं वो एक वेलफेयर स्टेट को, या फॉर दैट एग्जाम्पल एनी गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड टू द सिटीजन जो ये खाना, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड हो, या अच्छा आला तालीम हो, या फिर गुड हेल्थ फैसिलिटीज हो, या सिक्योरिटी हो, ये सारी चीज़ें जो है एक गवर्नमेंट को अपने या सिटीजन्स को देना उनका फर्ज है। इसीलिए तो हम गवर्नमेंट्स को इलेक्ट करके उनको पार्लियामेंट या असेंबली को भेजते हैं। जब ये इस तरह से उनको ये चीज़ों से महरूम कर दिया जाता है, लाइवलीहुड का इतना बड़ा प्रॉब्लम पूरे कंट्री में है, अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं जो आला तालीम हासिल करने के बाद भी दे आर अनेबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। सो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो हम लेना चाहिए। सो जो भी ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पे एक्सक्लूजन हुआ है, उन स्पेसेस को आइडेंटिफाई करना, और उन लोगों को जिनको ये सारे राइट्स जो मिलने थे वो राइट्स से उनको महरूम कर दिया गया, तो वैसे लोगों को मिलकर एक बड़ी ताकत बनाने की बहुत ज़रूरी है। जब हम सब मिलकर ये आवाज़ उठाएंगे तो ना सिर्फ हम उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बल्कि देश के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉरवर्ड स्टेप होगा। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो 2011 में इसको स्टैब्लिश किया गया। 11 स्टेट्स में इसकी मौजूदगी है, और सम स्टेट्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, अब राजस्थान भी शामिल हो रहा है उसमें, कर्नाटक। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहती है। इन लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर who are the social groups that need help, who have been excluded in whether they are politically deprived किया जा रहा है या सोशली उनको बैकवर्ड रखा जा रहा है, उनके लाइवलीहुड्स छीन लिए जा रहे हैं, उनके घर उजाड़ दिए जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनको कमज़ोर किया जा रहा है, पॉलिटिकली उनको इनसिग्निफिकेंट बना दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, और उनके राइट्स के लिए स्ट्रगल भी जारी है। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें शामिल हो, इसलिए क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है, आप इस देश के रियाया है, यू आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, और इस देश को बनाने, चलाने, संवारने की जिम्मेदारी ना सिर्फ हमारी है बल्कि आपकी भी है। आप आगे बढ़ें और हमारे हाथ मजबूत करें, क्योंकि ये अब वक्त है कि देश को और बर्बादी के रास्ते में ना जाने से रोकें और इस देश को संभालें, क्योंकि ये सब हमारी अमानत है, हमारे बच्चों की अमानत है। उनके लिए हम एक अच्छा हिंदुस्तान की तामीर करें। तो आइए आप वेलफेयर पार्टी इंडिया से जुड़ जाएं, क्योंकि ये हर दूसरी वाली पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं है। हम सबके लिए दरवाजे खुले रखे हैं, चाहे वो अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, विमेन हो या मेन हो। और ख़ासकर हमारी औरतों से मैं मुखातिब करूँगी तो 50% हमारा पॉपुलेशन है। 50% पॉपुलेशन होने के बावजूद बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन विमेन को नहीं देती, जबकि एक रिजर्वेशन का लॉ बना है, लोकल बॉडीज़ के हद तक 50% रिजर्वेशन है। विमेन बिल का जो 33% ऑफ रिजर्वेशन है वो अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं किया। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज वादे तो करते हैं, लेकिन जब उनका वो सत्ता में आते हैं तो ऐसा नहीं करते। बल्कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो 33% रिजर्वेशन की बात नहीं करती, 50% रिजर्वेशन की बात करती है। तो आपको डिग्निटी के साथ काम करने का पूरा स्पेस भी दिया जाएगा। आपको जो है पॉलिटिकल डिसीजंस लेने का आज़ादी है, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में आपकी आज़ादी है। तो जैसे कि आपने देखा है कि एक अच्छा लीडर आपके जैसे वक़ार साहब आपके साथ खड़े हुए हैं, तो आपको कितनी आज़ादी मिली है काम करने में। तो आइए, बहुत सारी औरतें यहाँ पे ऑलरेडी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ चुकी हैं, आप भी जुड़ जाइए और हमारी भी जिम्मेदारी है इस देश को बनाने में। तो मिलजुल कर हम सारे मसाइल जो औरतें के हैं और इस देश के हैं उसको हल करेंगे और इस देश को एक बेहतरीन देश बनाने में कामयाब होंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप समाप्त फरमा रहे थे
हमारी बहन शीमा मोहसिन साहिबा को। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ख़वातीन की तादाद भी काफ़ी है, तो ठीक है, हम जब देश के लिए काम करने निकले हैं तो जितनी जिम्मेदारी मर्द हजरात की है उतनी ही जिम्मेदारी ख़वातीन की भी है। और जब यहाँ ख़वातीन का जिक्र हो रहा है तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ स्टेट की जो जिम्मेदारान हैं उनका भी आप हजरात के सामने तारुफ कराऊँ। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ साथ इस वक्त में आप हजरात के दरमियान में हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब जाकिर जुबैरी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खड़े हो जाएं ताकि लोग आपसे मुतारिफ हों। जनाब जाकिर जुबैरी साहब, तालियों से आप हजरात इनका हौसला बढ़ाइए। इसके साथ साथ में आप ये देखिए कितना एक बेहतरीन हमारे लिए ये मौका है कि जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ में डॉक्टर जाकिर जुबैरी साहब हैं, आपकी अहलिया भी यहाँ पर मौजूद है और आप भी वाइस प्रेसिडेंट हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान की। मैं चाहूँगा नासिरा ताली से। You might be knowing well about Welfare Party of India already, and some new people would have come. For the new people, just I wanted to tell you about our past activities, what we have been doing it for the last 11 years. Party was launched in 2011, and we are working in 11 states, starting from Kerala to Delhi and Gujarat to West Bengal. And for the 11 years, we have been serving the people. We are not in power, but still we were able to achieve many things. We were working with the people. We are working for the marginalized people. We are for Dalit, Adivasis, farmers, women, for everybody. Those who don't have voice, we are raising their voice. Wherever there are issues, we are taking up the issues immediately. Our people will be on the field. And our aim is not to come to power immediately. It is not that. We want to change the system. सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो तो वक्त लगेगा, it will take time, but we are ready to wait till our people wants to Welfare Party of India to come to power. We don't have that much urgency. We are not power greedy.